दोस्तों नमस्कार, मैं इंदु सिंह। गुरु वार्ता की चौथी कड़ी में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं संजय जी को दिल्ली यूपीएससी प्रिंसिपल एग्ज़ाम में अपार सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बधाई हो सर। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि आप लोगों को यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और आप लोग प्लीज़ वहाँ जाकर क्वेश्चन पूछें। फ़ोन से जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप लोग पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। आज का पहला प्रश्न है, सर मैं ट्रांसजेंडर हूँ, शैक्षणिक संस्थानों तथा नौकरी में मुझे क्या सामान्य लोगों की तरह दाखिला मिल सकता है? बिल्कुल। भारत के कानून में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव। बिल्कुल आप कहीं भी सारी सुविधाओं को उठा सकते हैं, ये आपको संविधान से मिला अधिकार है। तो क्या वो सामान्य बच्चों की तरह किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी नौकरी बिल्कुल के लिए कुछ भी उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सर मैं बीकॉम एलएलबी कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, मैं जुडिशरी के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, इसकी तैयारी मैं कैसे करूँ? मैं बिहार से हूँ, क्या मैं दिल्ली जुडिशरी दे सकता हूँ? ये सौरभ जी पूछ रहे हैं। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात कि तैयारी कैसे करें। बिहार से भी हैं आप। जुडिशियरी के साथ जो सबसे बड़ी आज समस्या है, जो कभी मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के साथ भी थी, तो नौकरी में ये समस्या है। चूँकि नौकरी अलग अलग आयोग द्वारा दिया जाता है। दिल्ली में ये चीज़ हाई कोर्ट करती है, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग करता है, हालांकि उसकी निगरानी देखरेख हाई कोर्ट का ही होता है। सिलेबस में, पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है। बिहार में बहुत सारी चीज़ आज भी ट्रेडिशनल पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं, 10वीं तक के साइंस अच्छे होने चाहिए। दिल्ली का पाठ्यक्रम सिलेबस अलग है। एग्जाम आप हिंदुस्तान में कहीं भी दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में अपने राज्य के लिए प्रावधान है, उनको एक तरह से आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन परीक्षा देने से या कहीं भी नौकरी करने में कोई बाधा नहीं है। अब देख लीजिए कि दोनों के सिलेबस को ठीक से और बैलेंस होकर तैयारी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा कीजिएगा, वरना दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत कम टाइम बच्चों को मिलता है। सीरियस बच्चे फाइनल ईयर में जाके होते हैं और 2-3 साल एग्ज़ाम के लिए बहुत कम है। क्योंकि रिटेन में बहुत अच्छा स्किल चाहिए आंसर लिखने का, किसी भी एग्जाम में। इन दिनों मैं देख रहा हूँ विगत 10-15 वर्षों से लिखना लोग भूलते जा रहे हैं। एक तो ऐसा युग आ गया कि बहुत शॉर्ट मैसेजेस और ये वो, तो जब तक राइटिंग स्किल नहीं है, ठीक है आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेंगे, प्रीलिम्स कर लेंगे, वहाँ जाके लोग फंसते हैं। तो बढ़िया राइटिंग स्किल के लिए टाइम चाहिए, 4-5 साल गहन मेहनत। और चूँकि वो एक प्रोसेस है राइटिंग, ये मैं सबके काम आएगा कि चीज़ों को जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं आएगी। राइटिंग का मतलब यही है कि आप लिख के किसी को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा तभी आप सकते हैं जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। और जुडिशियरी की राइटिंग थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि जजमेंट बहुत सारे आपको उसमें देने पड़ते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दे सकते हैं। लेकिन तैयारी के लिए मेरा मानना है कि पहले आप रिटेन की तैयारी करें, जहां भी दे रहे हैं उसके 10 साल के क्वेश्चन को लिखना सीखें, तब जाके प्रीलिम्स का दें। पहले उल्टा चले, रिवर्स चले, पहले इंटरव्यू की तैयारी। कैसे? आईने के सामने अपने से बात करें, मुस्कुराएं, अपने शब्दों को का प्रयोग करना, किसी से भी मिलें तो लगे कि हम ढंग से मिल रहे हैं, कभी कैजुअल ना रहें, तो अलर्टनेस जाएगा। हम ये दिमाग जो है आपका गुलाम है, उसको अलर्ट कीजिए। इंटरव्यू से हाव भाव आपकी सारी चीज़ें, पर्सनालिटी बनती जाएगी, एक दिन में नहीं बनेगी। दैन साथ साथ आप रिटर्न की तैयारी करते रहें, और अंत में जब रिटर्न की अच्छी तैयारी हो जाएगी तो स्क्रीनिंग करने के लिए, प्रीलिम्स करने के लिए मैसिव प्रैक्टिस। इस पर एक एजुकेशन की थ्योरी है,
एंडरसन एरिक्सन की, कि उसी थ्योरी से आज सचिन तेंदुलकर हमारे पास है या फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग है। वो हालांकि ये करत करत अभ्यास रहीम भी बोलते हैं, जरमत खुद सुजान रसरी आवाज जात है शिल्पे पड़त निशान, बट प्रैक्टिस डिलिबरेट और एकदम लक्ष्य को निर्धारित करके अगर आदमी करे तो कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। सर ने पहले भी मेरे ख्याल से गुरु वार्ता 1 में बोला था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आज भी यही कह रहे हैं कि आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। और शायद बिहार जुडिशरी में साइंस का पेपर एक अलग से होता है जो कि और कुछ राज्यों में नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निखिल जी पूछ रहे हैं कि सर देश में विदेशी लॉ फर्म के आने से क्या भारतीय वकीलों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, दो ऐसे फील्ड हैं जहां बाहरी को लाइसेंस नहीं दिया जाता। वकील की प्रैक्टिस एक लाइसेंसिंग है, एक तो चार्टर अकाउंटेंट और दूसरा लॉ। लेकिन लॉ में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई जो करने जा रही है कि अपने वो आर्टिकल 81, 82 में संशोधन किया, उसमें संशोधन नहीं किए मतलब उसमें प्रोविजन है, उसको वो संशोधित नहीं करेगी कि डायरेक्ट कोर्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते, कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, आप बेसिकली ऑफिस खोल सकते हैं, तो उससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोग हमारे यहाँ। और अब जाके देखिए, ऐसे समझिए कि इंडियन पिनल कोड का जो सिस्टम है कि जहाँ क्रिमिनल सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर है, वो बहुत हद तक उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, होगा भी तो रिसर्च लेवल का कुछ होगा जो करेंगे अपने ही लोग, अपनी ही मिट्टी के लोग, अपने ही देश के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। अब वकालत की दुनिया मतलब समझिए कि कम पढ़े लिखे लोग या कुछ भ्रष्ट लोग, आदतन भ्रष्ट, जिनका मॉरल और नैतिकता नहीं है, वही लोग उस सब केस में जाता है। आजकल वाइट कॉलर क्राइम बहुत हो रहा है, अखबारों में देखेंगे। उन सब वैसे क्राइम्स के लिए या बहुत सारे प्रोटेक्टिव लॉ हैं जो बहुत चीज़ों से बचाते हैं, जिसको आप एक तरह से ये कहिए कि कॉर्पोरेट कल्चर की चीज़ों को वो देखेंगे। और उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि पूरा तो विदेश से लाएंगे नहीं, कंपनियां होंगी विदेश की। आज भी ये काम होता है, लॉ फर्म के रूप में नहीं, जैसे डेलॉयट करता है, सबके पास कुछ ना कुछ लीगल काम है, लेकिन प्योर लीगल नहीं है, वो सेमी क्वासी लीगल है। इसलिए नौकरी तो बहुत अच्छी आएगी, ये एक हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगला प्रश्न रंजना जी पूछ रही हैं कि सर मैं पायलट बनना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी में भर्ती की प्रक्रिया बताएं। देखिए, सबसे पहले इसकी प्रक्रिया से भी पहले अपनी आर्थिक औकात को, ये पूरा केस 60 लाख का है इन दिनों। आज से करीब 8-10 साल पहले मैं किसी बच्ची को मदद किया था और उसका वहाँ हुआ था, तो उस समय तो 35 लाख फीस था, अब भी लगभग 45 लाख केवल फीस है। उसके बाद उसको बोलते हैं CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, 18 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। देन आपको 15,000 रुपया महीने का आपका रहने का और खाने का है। चूँकि वो सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से चलता है, रायबरेली में है, फुर्सतगंज रायबरेली से सटा हुआ एक जगह है। और उसके बाद 3 लाख और चीज़ों पे बहुत सारे नेविगेशंस के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। इसके बाद 2 चीज़ें हैं वहाँ, एक और अपॉर्चुनिटी वो देने लगा है, BSc एविएशन आप कर सकते हैं, वो आपको ऑप्ट करना है और उसके लिए थोड़े से सीमित क्राइटेरिया है। तो वहाँ का जो लोकल यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, वहाँ से 20,000 पर एनम 3 साल का कोर्स है BSc एविएशन, वो साथ साथ CPL के आप करेंगे तो एक मुकम्मल एक अच्छी डिग्री आएगी। तो 20,000 60,000 वो फीस भी गया पर एनम और 45,000 के करीब ये फीस है, कुल मिला के 60,000 का ये पैकेज बैठता है। और रही बात, बिल्कुल जैसे इंजीनियरिंग का पेपर होता है वही स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन इसमें होता है,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही दे सकते हैं, बायो वाले नहीं, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है, फिजिक्स की पूरी थ्योरी है, रीजनिंग। और फॉर्म भरने का है कि 50% कॉमन्स के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और मात्र 40 सीट है रिजर्वेशन के, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कैटेगरी के लिए वहाँ रिजर्वेशन भी है। तो देख लीजिए पहले कि हवा में घूमने के लिए मोटा खर्च करना पड़ेगा, और यही चीज़ अगर देश से बाहर करते हैं तो करोड़ में जाके बैठता है। पर आवर फ्लाइंग का भी पैसा वो लोग लेते हैं, करोड़ की डिग्री बनती है। लेकिन नौकरी पक्की होती है, अच्छी नौकरी मिलती है। जितने अच्छे पायलट हुए हैं 85 के बाद, राजीव गांधी जी का सपना था, वहाँ से ही हैं, ये उसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट। तो सर सामान्य बच्चों के लिए फीस ज़्यादा नहीं है? 60 लाख रुपया। नहीं तो खर्चा है ना, हवाई जहाज उड़ाइएगा, इतना महंगा फ्यूल है, आपके साथ 2 आदमी, तो काम आप क्या सीख रहे हैं ये भी तो देखिए। मतलब एक मिडिल क्लास के बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, उनको लोन ही लेना मैं पड़ेगा। इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, जज्बा को सलाम करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास के लोग। और इसके लिए बीएससी या हाँ, साइंस बैंक का है, स्टूडेंट मस्ट, मतलब पीसीएम होना चाहिए, PCM। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बैंक का लोन भी है, इसमें ले सकता है। अगला प्रश्न मोहिता जी पूछ रही हैं कि सर CUET पीजी 2023 परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढूं? देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपने किया है, मतलब जिसमें आप पीजी करने जा रही हैं, जिसमें आपका ऑनर्स है या ऑनर्स नहीं है, पास कोर्स ही है, तो किस में करने जा रहे हैं? अगर 2-3 सब्जेक्ट में करने जा रहे हैं तो जो अभी तक पढ़े हैं उसका उसी पे MCQ होगा। तो बट नेचर के अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को समझिए। उससे भी बेहतर है सोशल साइंस वालों के लिए कि 11-12 के उस सब्जेक्ट के किताब को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से, और UGC नेट की कोई किताब खरीद लीजिए और उससे तैयारी कीजिए, हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए पार्टिकुलर किताब का तो नाम मैं बोलूँगा नहीं। UGC नेट की कोई किताब लीजिए और NCERT जरूर, किसी भी कंपटीशन के लिए NCERT की बुक्स जरूर, जरूर बेसिक पढ़ें। चीज़ है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट है। 9, अब 10th, 11, होता 12 क्या है कि हिस्ट्री ऑनर्स है, पोल साइंस में भी भर देते हैं कि कहीं एडमिशन हो जाए। पोल साइंस उनका बेस छूटा हुआ है, हिस्ट्री है, तो बेस पकड़ने के लिए फिर से वो अगर वहाँ चले जाएंगे तो मौलिक बात समझेंगे। एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स है, जो हमारे इंडिया में लगता है, और बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है पढ़ने का, पूरे अब तो सब जगह एक है, बेस्ट का वही था जो हमारे यहाँ भी था। वो टेक्सोनॉमी एक के बाद एक ब्रेकिंग सिस्टम है कि उसमें कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से उठा के ला दिया। वो 6 से लेकर टुवार्ड्स PhD तक एक कंटिन्यूटी जाती है, एक्सटेंशन है। तो 2 ढंग के एक्सटेंशन है, एक वर्टिकल एक्सटेंशन है, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा साधा, और एक क्षैतिज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है कि सब्जेक्ट थोड़ा बढ़ता चला जाता है उसका दायरा, और वर्टिकल में है कि उसी चीज़ को 8वीं का बच्चा भी पढ़ रहा है और उसी चीज़ को जाके, जैसे सामान्य सी बात है हिस्ट्री में ऑलमोस्ट अशोक इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत अर्ली फेज में, और PhD तक भी जाएंगे तो बेसिक वहीं से चलेगा कि अशोक को जानने का क्या स्रोत है, नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वही चलेगा, वही ब्रिटेन की बात आएगी, वही फ्रांस पे अटकेगी, वही दुनिया। तो ये NCERT पूरा कर देता है। और MCQ आजकल, चूँकि अब फिर एक बात और है, ये सारे एग्जामिनेशन अब सॉफ्टवेयर से होते हैं। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास इसके टेंडर होते हैं, इन्फोसिस, टाटा। अब वो बैंक बना देते हैं क्वेश्चन का, अपने लोगों को लगाकर दुनिया भर का, और उसको एक तरह से मथ देते हैं, जैसे दूध को आप मथते हैं। अब क्वेश्चन घूम गया वो ड्रम में, और ऑनलाइन टेस्ट है, अब कंप्यूटर बेस है, वो जो क्वेश्चन रोटेट करता रहता है। तो कई बार वो 8वीं का भी क्वेश्चन उड़ जाता है, 10वीं का क्विज टाइप का बनाते हैं, और थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहता है। इसलिए बहुत उस पैटर्न से करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहिता जी और जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगी कि NCERT की बुक्स को थॉरोली पढ़ें। अगला क्वेश्चन रितु जी पूछ रही हैं कि सर मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोर्स करना चाहती हूँ, कहाँ से करूँ और इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, टेक्सटाइल में भी 10+2 12वीं पास, और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियरिंग का ब्रांच है। इसमें कुछ IIT में भी है और बहुत सारे स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में है। दिल्ली IIT का बहुत अच्छा माना जाता है। तो और लगभग NIT स्टेट में बहुत जगह है, ऐसा नहीं है। तो जो
आप इंजीनियरिंग के लिए जो देते हैं जेई मेंस और एडवांस, वही प्रोसेस से आपका एडमिशन होता है। तो जैसे इंजीनियर बनते हैं उसी में एक ब्रांच है टेक्सटाइल, अलग से कुछ नहीं है, तो आप अपनी चॉइस का ब्रांच ले लीजिए। और याद रखिए कि ये भी एक एवरग्रीन सेक्टर है। टेक्सटाइल में की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसकी पूरा पैटर्न और टेक्नोलॉजी हर 10 साल पे बदल जाता है। तो एक इंजीनियर्स के रूप में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि फैशन की दुनिया, मनुष्य जब प्राइमेटिव से अभी तक जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व किया, इन्वेस्ट किया, वो फैशन की दुनिया है। और फैशन की दुनिया से आप जुड़ने जा रहे हैं तो नौकरी की दिक्कत नहीं है, बहुत सारे काम आप स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वंडरफुल, मतलब सनराइजिंग इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं। दब जाता है, लोग कंप्यूटर करते हैं, लेकिन जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, थोड़ी रचनात्मकता है, थोड़ा कविता से प्यार है, थोड़ा पेंटिंग से प्यार है, प्रकृति से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा आप टेक्सटाइल में करें। अगला प्रश्न अजय जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरा बेटा बिहार से 10th कर रहा है। किसी ने मुझे बताया कि दिल्ली से 11th 12th करने पर आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल में बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी एडमिशन प्रक्रिया में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, अगर 2 साल आप दिल्ली में कर लिए तो बिहार के तो आप डोमिसाइल हैं ही, और यहाँ का भी आपको सो मोटो वो यहाँ के स्कूल के चलते मिल जाता है डोमिसाइल फैसिलिटी, और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, उठाना चाहिए, इसलिए ज़रूर कराना चाहिए। अगला प्रश्न शशि जी पूछ रहे हैं कि सर, दिल्ली में सरकारी स्कूल में यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल की नियुक्ति कैसे होती है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये सवाल कई लोगों ने पूछा, खासकर प्रिंसिपल बनने के बाद, कि सवाल ये है कि पहले अपने देश के पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैसे नौकरी मिलती है इस देश में और किन ढंग की नौकरियां होती हैं। तो पहले जानिए, एक जो सबसे बड़ा बाजार है जहां युवाओं के सपने छले जाते हैं, वो युवा ठगे जाते हैं, खुद को भी युवा अपने आप को भी ठगते हैं, वो जॉब्स की नौकरियां हैं। तो जॉब की नौकरी के 2 पैटर्न हैं इंडिया में। एक तो भारत सरकार अपने किसी भी पब्लिक सेक्टर में, अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में, जिसको भी आप जानते हो, जो कुछ भी किसी भी कंपनी में जो भारत सरकार चला रही है, या तमाम जिन चीज़ों से भारत सरकार का कंसर्न है, तो उसके लिए संवैधानिक रूप से एक नॉन गस्टेड, गैर और राजपत्रित के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया। हर राज्य ने अपना बोर्ड उस पैटर्न पे बनाया। जैसे बिहार में भी उसका अवर सेवा चयन परिषद अब तो मर्ज करा दिया है, बोर्ड है, दिल्ली में है, दिल्ली डीएसबी बोर्ड, उसके बाद हर राज्य में है। और एक है गस्टेड पोस्ट, सीधा ऑफिसर बनेंगे। तो हर स्टेट के पास फिर आयोग है ऑफिसर्स के लिए। दिल्ली चूंकि यूटी है, ये आयोग तो बन गया हुआ है नॉन गस्टेड के लिए, लेकिन गस्टेड के लिए हालांकि वर्तमान सरकार जो है वो लगी हुई है कि बोर्ड का गठन करे। किसी भी यूटी के पास बोर्ड नहीं है एक्सेप्ट जेएनके, चूंकि वो स्टेट से रिवर्स हुआ है तो उसके पास है, और प्रिंसिपल का पोस्ट गस्टेड होता है। तो इसके लिए यूपीएससी को ही शुरू से, आज़ादी से ही समझ लीजिए कि बिहार के दिल्ली के अधिकांश जो देखते हैं एमसीडी का डॉक्टर, आप जानते हैं कि सबसे योग्य व्यक्ति होता है। यूपीएससी का जो मेडिकल सर्विस वाला होता है, टॉपर दिल्ली लेता है, क्योंकि दिल्ली में सुविधा है, कुछ कर लेंगे। पहले लोग रेलवे में जाते थे, अब नहीं जाते हैं, पीडब्ल्यूडी में जाते थे, नहीं, पहले डॉक्टर्स की चॉइस है एमसीडी। इसलिए एमसीडी के अस्पताल में मौका मिले तो ज़रूर दिखाइए, सारे ब्रिलियंट डॉक्टर्स आते हैं, कई आईएएस बनते हैं, कई मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद तो दिल्ली सरकार के स्कूल के लिए प्रिंसिपल की नियुक्ति यूपीएससी करती है, चूंकि क्लास 1 गस्टेड पोस्ट है, इसलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को यह दायित्व दिया गया। पहले क्या होता था कि इस पोस्ट के लिए सीधा ले लिया जाता था इंटरव्यू, पहले अप्लाई करके, और मैं बताया कि एक तो जॉब सीकर्स की है, दूसरा अपने प्रोफेशनल इन्हेंसमेंट के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए एग्जाम। तो ये मूलतः एक कैडर बनाता है, बड़ा टेक्निकल चीज़ है। होता क्या है कि
इसमें कोई नहीं बैठ सकता, ये नौकरी के लिए नहीं है, सब नौकरी करने वाले हैं। 10 साल मिनिमम आपने नौकरी की है, जैसे कोई जज बनता है 10 साल प्रैक्टिस मिनिमम, उसके बाद आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट इन एजुकेशन है जिसको बीएड कहते हैं। उसके बाद इसके प्रीलिम्स होते हैं, मतलब मेंस उसको कह लीजिए, उसके मेंस, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। इसकी दिक्कत यह है कि हर साल ये नहीं होता है, इस बार 10 वर्षों के बाद हुआ, वो भी दोनों सरकारें लगी, मतलब दोनों दिल्ली में 2 पावर सेंटर जो है, एलजी का दावा है कि मैंने इतना जल्दी कराया और मिनिस्ट्री का दावा है गवर्नमेंट का कि मैंने इतना जल्दी, हम लोगों ने परसू करके कहा। इसका नोटिफिकेशन आई थिंक कि अप्रैल 2021 में निकला था, जब मेरे चैनल का जन्म भी नहीं हुआ था, और ये पूरा प्रोसेस होते होते देखे हैं कि मार्च में हुआ, 2 साल लगे। तो आधे प्रिंसिपल यूपीएससी से आएंगे और आधे प्रमोशन से आते हैं, और यूटी में मैक्सिमम प्रमोशन से होते हैं, या सब जगह यूपीएससी देता है। कोई भी चंडीगढ़ के, पुडुचेरी के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे टीचर्स की नियुक्ति भी यूपीएससी के थ्रू होती है। लेकिन दिल्ली में एक ब्यूटी है कि ये कैडर बन जाता है। ये क्या होता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इनका योगदान होता है, और ये शुरू में प्रिंसिपल रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर जोनल बनते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बनते हैं, अगर और कम उम्र है तो रीजनल डायरेक्टर बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर तक बन सकते हैं। इसी कैडर से लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। बड़ा डेकोरेटेड चीज़ है, और हर बात में जहाँ ये प्रिंसिपल जाएंगे तो हर बात में चर्चा रहती है, अरे भाई कमीशन से आया हुआ प्रिंसिपल है, उनका हाव भाव, उनका चलना, सब कुछ बदल जाता है। तो हम लोग तो फ़कीरी मिजाज के आदमी हैं, हमारे तो बहुत गुरुओं ने कहा, हमने कहा कि भाई काम जाके आप कीजिए, बहुत पावर मिला है, लेकिन इस पे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिल्ली के कमीशन वाले प्रिंसिपल सब प्रिंसिपलों से अच्छे हैं देश में। दिल्ली पुलिस और दिल्ली के सरकारी स्कूल का कोई मुकाबला नहीं है, ना टीचर, ये 2 बहुत क्वालिटी के मिलेंगे। लेकिन इन प्रिंसिपलों का रुआब कलेक्टर से आगे होता है, अपने को उससे कम नहीं समझते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न रंजना जी पूछ रही हैं कि सर, द गांधी फेलोशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए आयु सीमा क्या है? देखिए, ये प्राइवेट फेलोशिप है, मेरे समझ से पीरामल फाउंडेशन का है, और पीरामल फाउंडेशन ने इसमें एक अच्छी बात है कि मैं जो भी हमारे गुरु अगर देखें तो ये आप अगर बीएड कर लिए हैं तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप आगे रिसर्च करें एजुकेशन में। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आगे के रिसर्च के लिए फेलोशिप है, और 28 से 30 हज़ार रुपया हायर स्टडीज़ के लिए मिलता है, कोई भी आवेदन कर सकता है। इसकी आयु सीमा नहीं है? आयु सीमा शायद 35 ईयर होना चाहिए, 35 या 40 आयु सीमा मुझे पता नहीं है, लेकिन और सारे स्ट्रीम को जोड़ दिया। पहले सीमित था, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं है, साइंस, कॉमर्स, ये ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, बहुत बड़ा पीरामल फाउंडेशन का, इसको नेट पे देख लीजिएगा। और आयु सीमा वही 35 से शायद ज़्यादा नहीं होगा, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, रिसर्च करने का मैक्सिमम वही होगा। तो कॉलेज के मतलब जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप इसमें अप्लाई पहले कर सकते आपको हैं? ग्रेजुएट होना होगा। अच्छा, अरे ग्रेजुएशन और ऐसे नहीं मिलता है ये फेलोशिप। अच्छा अच्छा। आपका बहुत अच्छा, मतलब होलिस्टिक आप में डेवलपमेंट, सोशल वर्क करने का आपके पास, जैसे किसी एनजीओ के साथ आपने दिन रात काम किया है, अच्छा। उसके लिए है, जो पैसे के चलते हायर एजुकेशन से ना पिछड़ जाए। एनसीसी में अच्छे कैडर हैं, मतलब आप अच्छे व्यक्तित्व के हैं। बिल्कुल ये हार्वर्ड पैटर्न पे है, क्योंकि वो पूरी फैमिली हार्वर्ड में पढ़ी हुई है, तो हार्वर्ड के जो स्कॉलरशिप मिलते हैं वो केवल पढ़ाई पे, बुकिस कीड़ा वालों को नहीं दिया जाता। आप कितने एक्टिव सोसाइटी में हैं, नंबर बहुत पार्टिसिपेट, चूँकि उसका एसओपी बहुत अच्छा लिखा जाता है, इंटरव्यू बहुत होता है कि क्यों आप पढ़िएगा, क्यों इसी पे पीएचडी कीजिएगा, भेड़ चाल नहीं हुआ, कोई अपना ट्रस्ट का पैसा खर्च कर रहा है, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, और महात्मा गांधी के आदर में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न मोहन जी पूछ रहे हैं कि सर, मैं बीटेक करूं या बी आर्क, दोनों में से भविष्य किसका अच्छा है? अरे भाई, एक ही चीज़ है। अब बीटेक की दुनिया इतनी बड़ी है कि 200 ब्रांचेज है, बी आर्क एक छोटी चीज़ है। अब बीटेक किसी चीज़ में, कंप्यूटर में कर लीजिए, मैकेनिकल। एक बात मैं इंदू जी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, खासकर इंजीनियरिंग सेगमेंट को बताना अच्छा लगा है कुछ। ये फेस
हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 का चल रहा है, 40। पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति चौथे चरण में है। पहला चरण हुआ था 70 मिड ऑफ दिस 18th सेंचुरी, 1700 कुछ में। उस क्रांति को अगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मोटा मोटी मुझे समझाना, क्योंकि सब बच्चे होंगे, उसका हीरो बना जेम्स वाट। और क्या बना दिया जेम्स वाट ने? स्टीम इंजन। उसके बाद उसको किस चीज का सपोर्ट चाहिए था स्टीम बनाने के लिए? कोयला का, फिर आयरन का। तो आयरन और कोयला का एक्सप्लॉयटेशन कस के हुआ और स्टीम इंजन ऐसा निकला कि मुझे उसको देख के आज भी मैं रो देता हूँ। कहीं मैं सुनता था, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब से मैं जाना कि उस स्टीम इंजन नहीं होता तो हमारे देश की इतनी दुर्गति नहीं होती। उसी से स्टीमर चला, उसी से हवाई और वो पनिया जहाज चला, उसी से शुगर मिल चला, लूम चला, और हमारा देश इतने समय तक गुलाम बना रहा। उसी स्टीम ने, वही छोकरा जेम्स वाट ने दुनिया को कैसे बदल दिया, ये जज्बा था। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माइकल फैराडे। बड़ी रोचक है मेरे बच्चों। माइकल फैराडे था कौन? कोई डिग्री नहीं थी, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। डेवी की सुरक्षा द्वीप सुनते होंगे। वो सुरक्षा द्वीप भी बहुत हम लोगों का खून चूसे हुए हैं। वो द्वीप होता क्या था कि कोयला खान में मजदूर इंग्लैंड में कोयला निकाल रहा है, एकाएक पानी आ गया, सब मजदूर मर गया। तो डेवी ने एक द्वीप बनाया। वो मीथेन गैस जैसे ही खान से निकलेगा वो बंद हो जाता था, चारों ओर लगा हुआ था, तो सब मजदूर भागते थे। तो है तो बड़ा, दोनों इसके पक्ष हैं विज्ञान के। दुनिया को इतना सुंदर भी बना दिया और हम सहज शोषण के शिकार भी, हमारे जैसे 2/3 पूरा पृथ्वी उनके चंगुल में चला गया। तो डेवी का शिष्य था, मतलब डेवी एक जिल्दसाज के यहाँ जाते थे अपना किताब उताब करने। तो पूछा, सर आप करते क्या हैं? बोला, कुछ नहीं, मेरा लैब है। नौकरी रखते ना आप हमको किताब पढ़ने में मन लगता है, आपकी सब किताब पढ़ता रहता हूँ। डेवी ने कहा, चलो बच्चा है। डेवी को अपना फुर्सत नहीं काम करने से, वो भर दिन लैब में कुछ ना कुछ इधर से उधर करता रहता था, और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया उससे। डेवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? वो बताया, इक्वेशन बना, बहुत टाइम लगा। लेकिन जब डेवी से पूछा गया, इतने मॉरल लोग थे पहले, इतने ऑनेस्ट थे, कहा कि जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है माइकल फैराडे। जैसे ही बिजली को खोजा तो अतिरिक्त क्या मिल गया? अब कितना बढ़िया पोर्टेबल ईंधन मिल गया, स्टीम को सब्स्टिट्यूट। और अब मेटल ऑयल बहुत तेजी से यूज होने लगा, अलग अलग किस्म के धातु आ गए, पेट्रोलियम भी आ गया। उससे फिर दुनिया को और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चूंकि टाइप ऑफ मेटल्स बहुत बढ़ गए, कई ढंग के धातु की चीज़ें बहुत बनने लगी। और धातु का जैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ा तो क्या होता है कि जैसे ही मेटल ऑयल की ओर हम आते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है, कई बार सॉफ्टनेस बहुत अच्छा हो जाता है। कमाल हो गया। उसके बाद तीसरी औद्योगिक क्रांति, फिर ये सब ब्रिटेन का ही देन है। में आप कंप्यूटर, बावेज और उसको लॉजिकल, मतलब पूरा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड स्कूल को कहते हैं। वैसे बेटरेड रसेल को मैं बहुत मानता हूं कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, हालांकि उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। बट इन सब लोगों ने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट लाके किया, लेकिन ये सब लूट लिया ब्रिटेन से। हुआ सब ब्रिटेन में, लेकिन अमेरिका ने इसमें हंगामा कर दिया। ये चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है, क्योंकि अमेरिका अब एक छत्र नेता विश्व का बन चुका था, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब सब पूरा वेस्ट उसके चंगुल में आ चुका था। अभी जो क्रांति हुई है, वो जो हो रही है, उसका हीरो बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा, डेटा साइंस, क्लीन एनर्जी। और भारत को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? तो 2 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक तो भारत गुलाम था। नेहरू जी आए, बड़े महान दूरदर्शी, एक साथ हिंदुस्तान में तीनों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लगाया। स्टीम इंजन भी चलता था रेल में, इलेक्ट्रिक भी लाए, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले, जो जहां से उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों से लिया, आईआईटी लिया, एक एक देश ने उसका खर्चा दिया। पूरे जितने भी आप सुनते हैं कि पब्लिक सेक्टर था, एचएमटी रूस से लाया। एचएमटी केवल घर ही नहीं बनाती, ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने लगी, पूरा पट्टी इंडस्ट्रियल बना, सब कुछ उसके थ्रू आया। सेल बना, सेल खुद ब्रिटेन ने दिया।
उसके बाद दुर्गापुर जर्मनी ने भिलाई दिया, रूस ने दिया, बोकारो दिया, और कंप्यूटर का भी जनक वही है। 1955 के करीब, एक आध साल ऊपर नीचे, पहला कंप्यूटर एक मशीन बन के रूप में आया IBM ने, इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IIT कानपुर में उस जमाने में उन्होंने खरीदा, कभी कानपुर के वेबसाइट पे जाके देखिए। लेकिन हो क्या गया कि सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जब राजीव गांधी जी की आई तो कंप्यूटर पे बहुत जोर राजीव गांधी ने दिया, उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फैसिलेट किया। तो फैसिलेट तो हुआ, लेकिन देश में एक बीमारी हो गई। हर चीज़ के दो पक्ष हैं। डिप्लोमा डिजीज की बाढ़ आ गई, हर कोई भागे जा रहा है, डिप्लोमा कंप्यूटर, ये खाली कंप्यूटर, और हुआ कुछ नहीं। और नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक जो तैयार हुए अच्छे कंप्यूटर वाले, वो सब बाहर चले गए। तो ब्रेन ड्रेन हमारा कर गया। और लेकिन उसका आज फायदा है, आने वाले मात्र 5 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं बचेगी जिसका CEO इंडियन नहीं होगा। तो वही है, वही झटका है। लेकिन भारत में हम लोग ठगा गए, छोटे देहात में कोई भी कंप्यूटर लेके कुछ भी डिग्री करा के बकवास कर दिया। नई शिक्षा नीति वन ऑफ द वंडरफुल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें ये चीजें कनेक्ट कर रही। अब बच्चा 8वीं से ही वो कोडिंग करेगा, मशीन लैंग्वेज सीखेगा। तो इंजीनियर्स को मैं कहता हूं भैया डिप्लोमा डिग्री के चक्कर में मत पड़ो। BArch तो एवरग्रीन है, क्या ना, जैसे टेक्सटाइल है, मैकेनिकल है। जैसे शहरीकरण बढ़ेगा इस देश में तो आर्किटेक्चर का इतना डिमांड होगा, क्योंकि शहरीकरण अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत ऑड एंड इवन है शहरीकरण। ये जाना है हर हालत में आने वाले 50 साल के अंदर 75% शहरीकरण हो ही जाना है। तो शहर को क्या चाहिए होगा, आप ही की तो सेवा चाहिए होगा। तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप शिक्षा नीति के साथ चलेंगे तो डिप्लोमा डिजीज के शिकार नहीं बनेंगे। इन दिनों वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल टाइप, आप क्लीन एनर्जी में क्यों नहीं आजमाएंगे, मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं, डेटा साइंस में क्यों नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों नहीं जाएंगे? वक्त के साथ कंधा लगा दीजिए, बहुत आगे जाइए। अब कंप्यूटर से ही सब चीजें अलग अलग होती जा रही है, सब बहुत आगे जा चुकी है, सब में कोर्स आ चुका है हर जगह। तो देख लीजिए जो अच्छा लगे। और वो सब तो एवरग्रीन ट्रेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो शहरीकरण होगा और उसका असर देहात पे पड़ रहा है। देहातों में भी सब अच्छे पक्के घर होंगे, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न रीना जी पूछ रही हैं कि सर भविष्य में मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं इग्नू से ग्रेजुएशन के दौरान इसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करूँ? नहीं, ग्रेजुएशन से तो मामला नहीं बनेगा। इग्नू से ग्रेजुएशन करके और आपको BEd करना होगा या DLEd, एंट्रेंस से जाना पड़ेगा। तो वो ये जानना चाहती हैं कि ग्रेजुएशन में वो कौन से सब्जेक्ट्स सोशल लें साइंस ताकि उनको आगे इस लाइन में फायदा हो। बहुत अच्छा है, नो डाउट, साइंस ले लीजिए। साइंस अच्छा नहीं है तो सोशल साइंस लीजिए। सोशल साइंस में कोर सब्जेक्ट मतलब ट्रेडिशनल हिस्ट्री, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए हिस्ट्री के साथ इग्नू में ज्योग्राफी आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, 3 सब्जेक्ट काफ़ी है, 1-2 तो उनके कंपलसरी में से ले लीजिए। एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ले लीजिए। इग्नू में ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है, और अच्छे से अभी से तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है सर कि सर सेंट्रल स्कूल में एडमिशन किस तरह हो सकता है, कृपया करके बताएं। कुसुम जी पूछ रही हैं। देखिए अपने इलाके में देखिए नई शिक्षा नीति सबसे पहले सेंट्रल स्कूल में लग गया है। बहुत सारे दिन रात काम चल रहा है, यानी 3 साल का आपका बच्चा है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि, या नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि अब शिक्षा के मेन स्ट्रीम में 3 साल से लेकर हम बच्चों को लेंगे फाउंडेशनल स्टेज में। तो वहाँ पे जीवन जीने की तैयारी कराई जाएगी। कैसे? तो 3 साल से बहुत जगह एडमिशन चालू होगा, और नहीं जहाँ अभी वो व्यवस्था नहीं है बाल बालिका या बाल वाटिका का, तो पहली क्लास के लिए 6 साल उम्र चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करें। सरकारी सेवक हैं तो बल्ले बल्ले, आपके लिए रिजर्वेशन है। अगर आप सरकारी नहीं हैं तो थोड़ी दिक्कत है। वो मैक्सिमम चूँकि उसके सीट बनाए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको एक जैसा ट्रांसफरेबल पोस्ट है। अब कोई चला गया यूपी में, यूपी बोर्ड पढ़ लिया, फिर केरल चला गया, अब कौन बोर्ड पढ़ेगा, दिक्कत होती थी। या नॉर्थ ईस्ट चला गया, तो ऐसा बोर्ड की स्कूल बदल जाए, उसको ट्रांसफ़र भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर्पस उसका वो था, वो डिफीट हो रहा है क्योंकि ये स्टेट एजुकेशन फेल कर रहा है।
हिंदुस्तान में 2, 3, 4 स्टेट छोड़कर स्टेट एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके चलते बड़ा ऑड एंड इवन सिचुएशन बनता जा रहा है। एक तरफ हमारे यहाँ नवोदय जैसा स्कूल है, बहुत सारे सेंट्रल स्कूल है, एक तरफ दिल्ली सरकार का स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है। हालांकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि चंद अच्छे स्कूल बना दीजिए। एक तरफ हम अपने गांव का इठरवा हाई स्कूल को देखता हूँ, पता नहीं वहाँ के बच्चे लिख पाते हैं इठरवा भी कि नहीं, तो ये समस्या है। तो देखिए, आप अगर कैटेगरी में हैं तो देख लीजिए, सारे वो मापदंड हैं। सर, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा है आप लोग हमारे जवाबों से संतुष्ट होंगे और मैं चाहूँगी कि आप लोग अगले प्रोग्राम में अपने प्रश्न भेजें। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि संजय सर के आंसर से आप लोग सेटिस्फाइड तो होते ही होंगे। इसके आंसर के अलावा ये आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी देते हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्रश्न पूछें ताकि आप लोगों को आंसर मिलते रहे। इसके बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। प्रश्न अवश्य पूछें। फ़ोन से जो आप पूछते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगेगा कि आप लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे प्रश्न पूछें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले शनिवार 7 बजे। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।